तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे इनकम टैक्स का जो चैप्टर है आपका राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, तो उसके बारे में मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। बुक मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कई दिन पहले। संजय SGPD पब्लिकेशन आगरा की बुक है ये, तो वो वाली बुक है। तो मैं उसके ये न्यूमेरिकल के जो सोल्यूशन है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उसमें काफ़ी सारी वीडियोस लास्ट ईयर की ऐड हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। तो देखिए, ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर कुछ न्यूमेरिकल हमें बता दीजिए, समझा दीजिएगा, क्योंकि क्लासेस तो हो नहीं पा रही हैं, बच्चे भी शायद कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं कुछ कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर दूं, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम है। अभी जुलाई लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में CCS यूनिवर्सिटी मेरिट के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में जनरली आते हैं। देखिए, यहाँ से आप हेडिंग में देख रहे हैं लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं, इसमें प्रॉब्लम नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। बुक फिर से बता देता हूँ, संजय SGPD पब्लिशिंग हाउस आगरा की बुक है। तो उसके जो मैं ये आपसे चैप्टर है ना, तो मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ ये। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है कि राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर समझने से पहले मैंने पहले भी लास्ट ईयर एक चार्ट समझाया था। उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम कॉलम में अमाउंट जो है वो लिखते हैं। तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, अगर उसमें आपको चार्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो मैं एक बारी उस चार्ट को फिर आपसे शेयर करूंगा। जब तक आप उस चार्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने समझाया था और फिर भी जो है मैं एक बार दोबारा आपको समझा दूंगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा, इसमें प्रीवियस ईयर में के आए हुए भी क्वेश्चंस हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है वो 2010 में भी आया हुआ है भोपाल यूनिवर्सिटी में। तो इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले क्या है कि मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ हर अपनी वीडियो में एक एक क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप बहुत अच्छे से समझ भी पाएँ। देखिए, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा दूंगा, मैंने समझाया भी हुआ है। मैं आपको क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये जो कॉलम है राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी में, इसमें एक्चुअली 3 कॉलम आते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड कॉलम होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और थर्ड कॉलम होता है नॉन रेजिडेंट। तो ये 3 कॉलम आपको इसी सीक्वेंस में रखने हैं, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। आपके क्वेश्चंस का जो अमाउंट है वो कभी भी गलत नहीं होगा। 3 कॉलम मैक्सिमम इसमें बनते हैं, 4 कॉलम नहीं बनते इसमें मैक्सिमम, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, हमें क्या करना है, ये जो ऊपर क्वेश्चंस में अमाउंट दे रखे हैं, सिर्फ हमें रूल्स के अकॉर्डिंग इनको इन कॉलम में फिल करना है। देखिए कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा आप समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है जो लॉन्ग आंसर्स हैं ना कॉलम वाले, इससे पहले लैंग्वेज वाले हैं, तो समय कम होने के कारण मैं शॉर्ट नहीं समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर मैं इसको डिस्कस करूँगा। इनकम्स ऑफ मिस्टर प्रसंग फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22 आर एज फॉलोज। जैसे नंबर फर्स्ट इनकम है आपकी, और लास्ट लाइन भी पढ़ लीजिएगा। एक बेसिक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि क्या है, कि कंप्यूट द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर प्रसंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ ही इज अ रेजिडेंट, बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया एंड सी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं NRI बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। तो ये आपको है, जैसे यमला पगला दीवाना में आपने देखा होगा सनी देओल जो है कनाडा से आता है और वो NRI जो है सब उसको करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारतीय मूल का है। उसकी जो माँ थी 25-30 साल पहले वो इंडिया में थी, उसके बाद वो कनाडा में चली गई, तो वहाँ पर जो है
वो वहाँ की निवासी हो गई, उसको सिटीजनशिप कनाडा की मिल गई। तो लेकिन सनी देओल क्या है कि वो मान लीजिए वहाँ पे पैदा हुआ, वहाँ की एजुकेशन ही पला बड़ा, तो उसको इंडिया वो अपने फादर और ब्रदर को ढूंढने के लिए आता है, तो सब उसे एनआरआई कहते हैं, है ना। तो वही है बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारे अगर कोई पूर्वज जो है, मान लीजिए हमारे दादा दादी या हमारे मदर फादर में से कोई भी अगर जो है इंडिया में रहता था, लेकिन वो 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले अगर वो किसी फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ के जो भी कोई मान लीजिए कोई बेटा हुआ या बेटी हुई, तो वो जो है भारतीय मूल की कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को आपको करना है। तो नंबर फर्स्ट है इनकम फ्रॉम नेट सैलरी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए समझने की बात क्या है, मैं सॉल्यूशन आपको नीचे बताता जाऊंगा, साथ के साथ क्वेश्चंस को बहुत समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए एक वीडियो में सिर्फ एक ही मैं क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपकी वो इनकम या सैलरी इंडिया में ही एक्रूड हो रही है, हिंदी में बोलते हैं उपार्जित हो रही है, एराइज हो रही है ना, उत्पन्न हो रही है, उदित हो रही है, और आप उसको रिसीव्ड अगर इंडिया में ही कर रहे हैं, तो वो आपकी तीनों कॉलम में आपका अमाउंट है। सपोज़ कीजिए कि कोई राम प्रकाश नाम का लड़का है या कोई कैंडिडेट है, तो वो इंडिया में काम कर रहा है, दिल्ली में अगर वो काम कर रहा है, तो दिल्ली में वो काम कर रहा है, दिल्ली में ही वो जो है किसी मान लीजिए कंपनी में वो काम कर रहा है, उसके बाद वहाँ से उसको सैलरी एक्रूड हो रही है ना, और उसके बाद वो रिसीव भी इंडिया में ही कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो कॉलम जो है आपके तीनों कॉलम में जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ एक एक करके। ये जो 28,000 का अमाउंट है, ये आपके तीनों कॉलम में चला गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी और नॉन रेजिडेंट में भी। अगर आप ये मेरे 2-3 क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको चार्ट समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिए चार्ट क्या करना है, वो सिर्फ इसलिए आपको याद करना है ताकि अगर एग्ज़ाम में आपको इसका थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आप इसके थ्योरी क्वेश्चन में वो चार्ट ज़रूर बनाएंगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और आपको बेसिक नॉलेज भी हो जाएगी कि न्यूमेरिकल में किस तरीके से हम अमाउंट शेयर करते हैं। लेकिन जब आपको मैं 3-4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो चार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो समझाई गई थी। अब देखिए ध्यान से देखिए, बी क्या कह रहा है, यानी कि सेकंड क्या कह रहा है आपसे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। देखिए मैं उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से मैं क्लास में स्टूडेंट्स को समझाता हूं जब मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, इसलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा शुरू के 2-3 क्वेश्चंस में। आगे क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जल्दी आपसे शेयर करूंगा। सेकेंड है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। देखिए लंदन में यानी कि एक फॉरेन कंट्री हो गया, तो जब फॉरेन कंट्री हो गया तो इनकम जो प्रॉपर्टी है वो लंदन में स्थित है। जब लंदन में स्थित है तो 30,000 रुपये इनकम जो है वो वहाँ से हो रही है। इसमें इंडिया का कोई मतलब नहीं है कि ना, तो इंडिया में 3 वर्ड्स आपको इंग्लिश में याद रखने हैं, एक तो रिसीव्ड, एक एक्रूड और एक एराइज, है ना। जब ये 3 वर्ड आ जाते हैं आपको कि अगर इंडिया में ही रिसीव्ड हो रही है, इंडिया में ही एक्रूड हो रही है, इंडिया में ही एराइज हो रही है, तो आप वो अमाउंट तीनों कॉलम में आप उसको नोट कर देंगे, तीनों कॉलम में उसको लिख देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लंदन में इनकम हो रही है, इंडिया में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब तो इसका जो आपका 30,000 का जो अमाउंट है वो आपका केवल फर्स्ट कॉलम में आएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए थर्ड, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ कानपुर 35,000। अब देखिए कानपुर जो है वो इंडिया में है, इसलिए कानपुर में इनकम हो रही है बिजनेस से, कानपुर क्योंकि इंडिया में है, और मैंने आपको अभी समझाया कि इंडिया में अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है, एराइज हो रही है, एक्रूड हो रही है, तो वो अमाउंट तीनों कॉलम में हम नोट कर देंगे। तो जो 35,000 है वो आपका तीनों कॉलम में आ जाएगा। तो इंडिया की इनकम है, इंडिया में ही रिसीव हो रही है, इंडिया में ही एक्रूड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए 35,000 का जो अमाउंट है आपका तीनों कॉलम में आ गया। फोर्थ है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया 50,000।
अब ये देखिए एक नया पॉइंट आया है, कई बार क्वेश्चन में आपको आएगा समझने के लिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं इंडिया से तो कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो ब्रांचेज हैं वो फॉरेन कंट्री में हो सकती हैं, और कंट्रोल जो हो रहे हैं वो इंडिया से हो रहे हैं। मान लीजिए मुंबई में तो उसका हेड ऑफिस है और दिल्ली में हेड ऑफिस है किसी कंपनी का, रिलायंस कंपनी है सपोज़ कीजिए, उसका मुंबई में अगर हेड ऑफिस है, और अगर जो है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या लंदन में उसका अगर कोई बिज़नेस चल रहा है, तो वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। तो इसलिए जब इंडिया से कंट्रोल होगा कोई भी बिज़नेस और वो प्रॉफिट जो हो रहा है, बिज़नेस अगर किसी फॉरेन कंट्री में चल रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, केवल इन दोनों में ही आपका अमाउंट आएगा। उसका जो है, जो आपका थर्ड कॉलम है नॉन रेजिडेंट, उससे कोई भी मतलब उसका नहीं होगा। तो ये जो 50,000 है आपका फर्स्ट कॉलम में अमाउंट आएगा, और 50,000 ही आपका सेकंड कॉलम में अमाउंट आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया क्वेश्चन में मेंशन होगा, इसको आप चाहें तो कहीं रजिस्टर में भी अपने नोट कर सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में समरी के रूप में आपको हेल्प करेगा। तो बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 कॉलम में ही आपका अमाउंट आएगा, ठीक है। लास्ट जो 5th पॉइंट है इसमें क्या है, देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान 10,000। अब सैलरी देखिए कहाँ पर मिल रही है, जो है वो जापान में मिल रहे हैं उसको 1 लाख रुपए, है ना। साफ क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है कि इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान। इंडिया नहीं लिखा है, अगर इंडिया लिखा होता तो हम 1 लाख रुपए तीनों कॉलम में मेंशन कर देते, लेकिन क्यों, क्योंकि वो इनकम कहाँ की है, सैलरी कहाँ की है, वो जापान की है। तो इसलिए 1 लाख रुपए जो है ना, वो आपका केवल फर्स्ट कॉलम में आएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखिए जब अगर कभी मैं क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम में बोलूँ आपसे, तो ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा फर्स्ट कॉलम हमेशा। सेकंड कॉलम में बोलूँ तो ध्यान रखना हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। थर्ड कॉलम में आपसे बोलूँ हमेशा, तो वो होगा नॉन रेजिडेंट। आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपना कॉलम का सीक्वेंस चेंज मत करिएगा, उससे आपको क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं हो पाएगा, आपको क्वेश्चन सही होगा, ठीक है व्यूवर्स। अब देखिए इसका टोटल देखिए, टोटल आ रहा है 2,43,000 फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का है 1,13,000 और थर्ड कॉलम का है आपका 63,000। अगर ये क्वेश्चंस आपको आ जाता है, तो अगर शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ जाता है, देखिए 10 मिनट से ज़्यादा का ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं है। इस चैप्टर में ना तो कोई डिडक्शन है और ना आपका कुछ ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, सिर्फ अमाउंट का ध्यान रखना है कि वो कौन से कॉलम में आपको नोट करना है। अगर ये न्यूमेरिकल आ जाता है तो 10 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। और हो सकता है कि आपको 15 नंबर में भी जाए, 15 नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको 10-15 पॉइंट इसमें आ सकते हैं, तो वो आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है 15 नंबर में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, क्योंकि 5 ही पॉइंट इसमें दे रखे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो इनकम टैक्स की मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं उसमें इस वीडियो को ऐड करूँगा, तो आप वहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ताकि उनको भी घर बैठे हुए समझ में हो जाएगी। तो इस चैप्टर में 7-8 न्यूमेरिकल हैं, तो मैं आपसे 7-8 न्यूमेरिकल ही शेयर कर दूंगा, ताकि ये चैप्टर ऐसा है अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आपका न्यूमेरिकल गलत ना होने पाए, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू।